जो हमने पूरा सेंटेंस लिखा है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ही इज सच अ श्रूड मैन। एक मिनट, ही इज सच अ श्रूड मैन, ये हमारी मेन क्लॉज है, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने लिखा है दैट कैन डिसीव एनीवन, ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में भी अगर हम ध्यान से देखें, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है। मेन क्लॉज में अगर हम देखें तो यहां पर ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, सच अ श्रूड मैन इसका कॉम्प्लीमेंट है ना। उसी तरीके से अगर हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में देखें तो कैन डिसीव वर्ब है, एनीवन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और दैट जो है ये सब्जेक्ट है। ऐसे अब यहां पर जो हमने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी है, इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का जो कनेक्टिंग वर्ड है वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में। तो हमें सबको पता है कि अगर किसी भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का कनेक्टिंग वर्ड उस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रोल में हो, ठीक, तो वो रिलेटिव क्लॉज होती है। ऐसा जो कनेक्टिंग वर्ड होता है जो अपनी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम भी करता है, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ऐसी क्लॉजेज होती है वो रिलेटिव क्लॉजेज होती हैं। तो कुल मिला के ये एक रिलेटिव क्लॉज है, ठीक। अब इतनी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, इतना सब देखने के बाद में भी अगर आपको कुछ ध्यान में आया हो तो बताओ कि ये सेंटेंस अगर गलत हो तो हम इसको कैसे सही करें, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताएं। सबने देख लिया, समझ लिया आंसर इसका? मैं आपको बताता हूं, अगर ध्यान नहीं आ रहा हो किसी को। ये जो हमारा सच डिटरमिनर होता है, ये सच डिटरमिनर है, इसके साथ में अगर हमें कभी कोई रिलेटिव क्लॉज लिखनी पड़े तो उसमें कंजंक्शन यूज किया करो एज। ये आंसर है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ही इज सच अ श्रूड मैन एज कैन डिसीव एनीवन। अब चूंकि तुम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बताने में इतना टाइम लिया है तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया है, तो डाउट नहीं होता। तो अब उस डाउट को भी दूर करने के लिए एक एग्जांपल मुझे और लिखना पड़ेगा। देखिए, ये हमारी मेन क्लॉज हो गई, एज नो बडी ट्रस्ट हिम, ठीक है। ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गए। मेन क्लॉज में अगर हम देखें तो ही सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, सच अ श्रूड मैन कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहां पर ट्रस्ट वर्ब हो गया, हिम वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, नोबडी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एज ये कंजंक्शन हो गया। तो अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो सच के साथ हमने एज लिखा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। अगर आप लोगों को आवाज आ, अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि हम सच के साथ एज क्यों लिखते हैं। क्वेश्चन ये है व्हाई एज, एज क्यों? तो सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन लिखने होते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन तो हु होता है, हुम होता है, व्हाट होता है, व्हाट तो नहीं होता है खैर, लेकिन विच होता है, दैट होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस तो यही होते हैं ना। तो अगर हमें सच के साथ में रिलेटिव क्लॉज लिखनी होती है तो हम एज क्यों लिखते हैं, हु क्यों नहीं लिखते? भाई हमने यहाँ पे हु क्यों नहीं लिख दिया? ही इज सच अ श्रूड मैन हु कैन डिसीव एनीवन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि सच के साथ एज ही क्यों लिखते हैं। सोचने वाली बात है कि सच के साथ एज क्यों लिखते हैं, बताओ भाई। ठीक? तो ये जो एज हमारा है ना वर्ड, इसका जो फंक्शन होता है उसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। अब आप यहाँ पे देखोगे हमने लिखा ही इज एज रिच एज यू, तो ये जो एज है ये रिच को रिलेट कर रहा है ही से, ये वाला एज है ये रिच को रिलेट कर रहा है यू से, ठीक। फिर हमने लिखा ही इज नॉट सो रिच एज यू, तो यहां पर भी क्या है, एक मिनट, ये जो एज है ये जैसे रिच हो गया एडजेक्टिव, ठीक।
तो ये कॉमन क्वालिटी है, यू भी रिच है, ही भी रिच है, इक्वल है या नहीं है ये हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो एज है वो रिलेट कर रहा है रिच को ही से, यहाँ पर जो एज है वो रिलेट कर रहा है रिच को यू से। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ही इज एज रिच एज यू। पूछा तो उसके बाद में क्या, यहाँ पर ये जो सो है ये रिलेट कर रहा है रिच को ही से, और यहाँ पर ये जो एज है वो रिलेट कर रहा है रिच को यू से। ही इज नॉट सो रिच एज यू, कि वो तुम्हारे जितना रिच नहीं है, मतलब तुम, तो ही इज नॉट सो रिच, कि वो उतना रिच नहीं है कितना जितना तुम हो। तो एज जो है दैट इंट्रोड्यूसेस द अदर पार्ट ऑफ द कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करते हैं इक्वल का, तो वो जो अदर पार्ट होता है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एज का यूज करते हैं। ये एज का एक यूज है। यहाँ पे आप सो नहीं यूज कर सकते, जैसे अगर हम यहाँ पर चाहें, ठीक है, तो एज भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सो नहीं लिख सकते। तो इंट्रोड्यूसेस द फर्स्ट पार्ट, एज इंट्रोड्यूसेस द लेटर पार्ट, ये एज का यूज है। as introduces the other part, the latter part of a comparison। तो ये as का यूज है। अब एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, he is such a rich man that he can buy all these cars। ठीक है, फिर इसी को हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया और लिखा, the man is so rich that he can buy all these cars। ठीक है, तो आपको समझना ये है कि ये जो सच और सो है, इनके फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है। क्या डिफरेंस है कि सच जो है वो एक डिटर्मिनर है, तो जो है वो एक एडवर्ब है, बाकी सब कुछ सेम है, मीनिंग कॉन्टेक्स्ट लगभग इनका सेम होता है। तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ही इज सच अ रिच मैन, कि वो इतना अमीर आदमी, कितना अमीर है, हमें रिजल्ट इंट्रोड्यूस करना है। तो रिजल्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने लिख दिया दैट ही कैन बाय ऑल दिस कार्स, कि वो सारी कार खरीद सकता है। ठीक है, फिर हमने लिखा द मैन इज सो रिच, कि वो आदमी इतना रिच है, कितना रिच है, रिजल्ट बताना है, दैट ही कैन बाय ऑल दिस कार्स। तो सच अ रिच मैन, ऐसा अमीर आदमी है, तो मतलब यह इतना अमीर आदमी है कितना, तो रिजल्ट बताने के लिए हम दैट क्लॉज लिखते हैं। तो सच और सो होता है वो, मतलब दोनों, बस डिफरेंस ये होता है कि सच डिटरमिनर है, सो एडवर्ब है, अदरवाइज दे डू द सेम वर्क, दे रेफर टू अ सर्टेन डिग्री और अ सर्टेन टाइप। सच इज अ डिटरमिनर ऑफ टाइप, सच जो होता है वो डिटरमिनर ऑफ टाइप होता है, टाइप को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे हम कहते हैं हैव यू एवर सीन सच अ मैन, तो सच अ मैन का मतलब हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैन की बात कर रहे हैं। आई हैव नेवर वॉच सच अ मूवी, तो सच अ मूवी का मतलब दिस टाइप ऑफ मूवी। अब वो जो दिस टाइप ऑफ मूवी कहा, अगर आपको उसको किसी और से रिलेट करना है, कंपैरिजन करना है, तो एज लिखना पड़ेगा। ये पढ़ा ना, एज यूज होता है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें सेकंड पार्ट ऑफ कंपैरिजन को नहीं रेफर करना, हमें इसके रिजल्ट को रेफर करना, तो हमने दैट लिख दिया। लेकिन अगर हमें सेकंड पार्ट ऑफ कंपैरिजन को रेफर करना हो, तो जैसे हम सो के साथ एज लिखते हैं, वैसे ही हम सच के साथ एज लिखते हैं। ये इसका आंसर है। तो ये बातें जो मैंने आपको समझाई वो इसलिए कि हमें ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि सो और एज फंक्शन सेम करते हैं। तो ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पर, ही इज सच अ shrewd मैन, इसको आप सो भी लिख सकते हो, द मैन इज सो shrewd, लेकिन फिर आपको दैट क्लॉज लिखनी पड़ेगी। वो दैट क्लॉज एडवर्ब ऑफ रिजल्ट होगी, लेकिन यहाँ पे हमें एडवर्ब ऑफ रिजल्ट नहीं, रिलेटिव क्लॉज लिखनी है, और टाइप बताना है उसका कि ही इज सच अ shrewd मैन, कि वो ऐसा shrewd आदमी है, कैसा shrewd आदमी है। अब ये बात हमें साबित करनी है, रिजल्ट नहीं बताना, उसका टाइप बताना है। तो टाइप के लिए एज होता है, एज का मतलब ऐसा। तो एज जो होता है वो प्रीवियसली मेंशन्ड थिंग को जस्टिफाई करने के लिए बाद में लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा ही इज नॉट सो रिच एज यू आर, कि वो उतना रिच नहीं जितना तुम हो। तो एज किसे रेफर कर रहा है, पहले मेंशन की गई रिचनेस के लेवल को। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो हम एज लिखते हैं सच के साथ, उसके पीछे वजह यही होती है कि सच लिखकर हम एक पर्टिकुलर टाइप को रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर उस पर्टिकुलर टाइप का आगे जस्टिफिकेशन होता है, तो हम एज लिख देते हैं। एज का मतलब ऐसा, कैसा ऐसा, वो पहले सच के साथ बताया जा चुका है। दिस इज द रीजन, टाइप बताने के लिए, कैटेगरी बताने के लिए एज का यूज होता है।
हु whom which का नहीं यूज होता। चलो ये हो गया, ये सही है गलत, फिर मैं उसके आगे की बात बताऊं। मैं आपको दो क्वेश्चंस करवाता हूँ, पहले इधर आ जाओ। हमने एक क्वेश्चन लिखा, कमल, चलो तीनों सेंटेंसेस पढ़िए सभी लोग, एक और लिखना पड़ेगा चौथा, लेकिन वो बाद में ही लिखूंगा। तो ये चारों सेंटेंस, तीनों सेंटेंसेस जो लिखे हैं, सभी लोग इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़ें, पढ़कर समझें और ये देखें क्या इसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है, और अगर है तो उसे करें। शुरू हो जाओ, तीनों सेंटेंसेस पढ़ने। आप देखिए, फर्स्ट टू क्वेश्चंस हैं, उनको समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्या कि ये जो हमने वर्ब यूज की है, मेड, ये मोनोट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। और ये जो हमने मेड वर्ब यूज किया है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब है। एक्चुअली है ये कॉजेटिव वर्ब, लेकिन मैं इसको कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव के थ्रू आपको समझाऊंगा। ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब, वो मोनोट्रांसिटिव वर्ब है। अब जो मेक वर्ब होती है, उसका मतलब होता है कुछ बनाना, क्रिएट करना। ही मेड अ मशीन, ठीक है। ही मेड एन एक्सक्यूज, मेड करना मतलब इन्वेंट करना। ही इन्वेंटेड एक्सक्यूज, कि उसने एक्सक्यूज इन्वेंट किया, ये हो गया एक मतलब। लेकिन फिर मेक जो होती है वो पॉजिटिव वर्ब भी होती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल से आपको समझाऊं, ही मेड देम एंग्री, ही मेड देम एंग्री, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ही मेड देम एंग्री, अगर आप इसमें देखें तो ही सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, देम वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये जो एंग्री है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाए तो सब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट का लिखे जाए तो ऑब्जेक्ट के। तो ये जो एंग्री है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो मेड है ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब है, जिन वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिखे जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव होती हैं। तो ये जैसे यहाँ पे मेड वर्ब है, वैसे यहाँ पर ये मेड वर्ब है। तो मेड वर्ब जब पॉजिटिव वर्ब होती है तो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसके साथ हमें हमेशा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाया, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे बनाया, देम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब टू क्लीन जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब हमने एक इन्फिनेटिव को, एक एक्शन को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाया। यहां पर जो द एक्सक्यूज है ये ऑब्जेक्ट है, ही मेड द एक्सक्यूज, उसने बहाना बनाया। व्हाई, क्यों बनाया उसने बहाना, तो यहाँ पे हमें पर्पस बताना है, मतलब एडवर्ब की जरूरत है, वो पर्पस बताना है कि क्यों उसने बहाना क्यों बनाया। अब सबको ध्यान ये रखना है कि अगर हम कभी इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के तरीके से यूज करें तो फिर बिना टू के लिखा करो, मतलब जो इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो बेयर फॉर्म में यूज होते हैं, तो उसको बेयर फॉर्म में लिखा करो बिना टू के। लेकिन अगर हम किसी इन्फिनेटिव को एज एन एडवर्ब यूज करें, एज एन एडवर्ब ऑफ पर्पस या एज एन एडवर्ब ऑफ रीजन, वाई को अप्लाई करने के लिए, तो उसको फुल फॉर्म में लिखा करो। तो यहाँ पे लिखो टू एस्केप। अब जब आप कभी बुक्स वगैरह में पढ़ते होंगे तो वहां पे ऐसा लिखा होता है कि मेड के साथ में बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया क्लीन। लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी हमेशा यूज होता है, यहाँ पे देखो हमने फुल इन्फिनेटिव लिखा। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि मेड वर्ब जो होती है उसके ऑब्जेक्ट के बाद में हम बेयर इन्फिनेटिव लिखेंगे या फुल इन्फिनेटिव लिखेंगे, ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसको रट लें कि मेक वर्ब के बाद में बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, नहीं। अगर हम मेक वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव को एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करें तो वो बेयर फॉर्म में आएगा, लेकिन अगर हम उसको एज एन एडवर्ब ऑफ रीजन या एज एन एडवर्ब ऑफ पर्पस यूज करें तो फिर वो फुल फॉर्म में आएगा। अब पता कैसे चलेगा कि हम इन्फिनेटिव का यूज एज एन एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पस कर रहे हैं, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको सेंटेंस पढ़ के सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट ही समझना पड़ेगा। शॉर्टकट इसका कोई नहीं है, सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस समझो और फिर देखो। अब जैसे देखो, ही मेड द एक्सक्यूज, उसने बहाना बनाया। व्हाई, क्यों बनाया,
टू एस्केप द पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचने के लिए। तो ये पर्पस हो गया, समझ में आ गया कॉन्टेक्स्ट है। ही मेड देम टू क्लीन द रूम। अब हम क्या ये मान लें कि उसने उन्हें बनाया कमरा साफ करने के लिए, कि उसने उन्हें इसलिए बनाया कि वो कमरा साफ करें? नहीं, ऐसा नहीं। तो ही मेड देम टू क्लीन द रूम का मतलब हम क्या माने कि उसने उनसे कमरा साफ करवाया, तो ये कॉजेटिव वर्ब है। अब अगर ये वर्ब पॉजिटिव है तो देम ऑब्जेक्ट है और टू क्लीन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखेंगे तो बेयर फॉर्म में लिखना। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम कभी किसी इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखें तो उसको बेयर फॉर्म में लिखना, ये कॉन्सेप्ट है। फिर वो मेक वर्ब के साथ लिखा जाए, चाहे लेट वर्ब के साथ लिखा जाए, चाहे किसी वर्ब के साथ लिखा जाए। तो यहाँ पर आ गया फुल इन्फिनेटिव, यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात, ये जो मेक वर्ब होती है जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वाली होती है, अगर हम इसको सिर्फ वॉइस में यूज करें, जैसे यहाँ पे वर्ब एक्टिव वॉइस में, ठीक है, अगर हम इस वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज करें, वही पॉजिटिव वाली मेक वर्ब, तो जो उसका ऑब्जेक्ट है वो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर वो जो इन्फिनेटिव हमने ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लिखा था वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो अब ध्यान ये रखना है कि अगर हम कभी भी किसी इन्फिनेटिव का यूज मेन वर्ब के तुरंत बात करें, जैसे यहाँ पे मेन वर्ब के बाद नहीं, हमने ऑब्जेक्ट की बात किया था, यहाँ मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, तो उसको हमेशा फुल फॉर्म में लिखा करो, टू क्लीन इन्फिनेटिव। तो कुल मिला के मैं आपसे चाहता हूं कि पहले आप इन दोनों का डिफरेंस समझो, ठीक? अब फिर आप इन दोनों का डिफरेंस समझो। ठीक, अब आते हैं तीसरे पे। ये जो हमारा एग्जांपल 2 है, ही मेड देम टू क्लीन द रूम, मतलब टू हटा दिया हमने तो हमने लिखा ही मेड देम क्लीन द रूम। इसको जब हमने पैसिव में चेंज किया तो हमने मेन वर्ब जो मेड है उसका पैसिव बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते तो नॉन फाइनाइट वर्ब का भी पैसिव बना सकते थे, क्योंकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब अगर हम मेड के साथ में कोई ऐसी वर्ब लिख देते जो इंट्रांसिटिव होती तो हम उसका पैसिव नहीं बना पाते। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, he made them to go, जैसे हमने पहले नहीं लिखा था he made them to go, तो अगर हम ऐसे लिख दें he made them to go, तो आप इसका पैसिव एक ही तरीके से बना सकते हो। कैसे? देम तो मैंने लिखा ही नहीं, एक मिनट, he made them to go। तो इसमें आप देखोगे कि जो हमारी मेन वर्ब है मेड, वो तो है ट्रांसिटिव क्योंकि उसका तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। टू गो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो है एक मिनट, टू गो क्यों लिखा, ठीक है। और ये जो हमने गो लिखी है ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये इंट्रांसिटिव। तो अगर हम इसका पैसिव बनाए तो एक ही तरीके से बना सकते हैं, ठीक। कि मेक वर्ब का ही पैसिव बना सकते हो, गो का नहीं बना सकते, वो इंट्रांसिटिव है। तो हम इसका पैसिव ऐसे बना देंगे, दे वर मेड टू गो, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखो जो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी है बेयर इन्फिनिटिव क्लीन, वो भी ट्रांसिटिव है। तो अगर हम चाहें तो इसका भी पैसिव बना सकते हैं। इसका मेन वर्ब का मत बना, नॉन फाइनाइट वर्ब का बना दो। इंटेंस में लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब अगर ट्रांसिटिव हो तो उसका भी पैसिव बनाया जा सकता है। तो अभी तो हमने इसका पैसिव ऐसे बनाया, लेकिन अगर हम चाहें तो इसका पैसिव ऐसे भी बना सकते हैं, ही मेड। अब जब आप क्लीन वर्ब को पैसिव बनाओगे तो होगा क्या, इसका जो ऑब्जेक्ट है द रूम वो सब्जेक्ट बनेगा, तो उसको पहले लिखना पड़ेगा ही मेड द रूम। क्लीन की पैसिव फॉर्म लिखोगे तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका मीनिंग पैसिव होता है, तो हमें क्लीन लिखना पड़ेगा, ही मेड द रूम क्लीन्ड। और ये जो देम यहाँ पे सब्जेक्ट था क्लीन के लिए उसका डूअर बन जाएगा बाय देम। हालांकि ये पॉपुलर यूज नहीं है लेकिन ऐसा किया जा सकता है, मतलब ये अनग्रामेटिकल नहीं है। तो अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, he made the room cleaned by them। मैं फिर से बता रहा हूं, इट इज नॉट अ पॉपुलर यूज बट वी कैन डू इट, ठीक। तो आपने देखा कि मेक के बाद में जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसके बाद में हम फुल इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं, बेयर इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा उसका देखो लॉजिक क्या था, उसने ये पूछा कि अपने स्टूडेंट है, आपके साथी है, ठीक है। तो उसने ये पूछा कि ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे किसी टीचर ने ये क्वेश्चन कराया प्रैक्टिस में बच्चे को, और इसका आंसर बता दिया कि नो एरर है। टीचर ने बता दिया नो एरर है, ठीक है। क्योंकि उसने ये कहा कि जो विल मेक वर्ब है
इसके ऑब्जेक्ट के बाद में जो हम इन्फिनेटिव लिखते हैं वो बेयर फॉर्म में आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव भी उसने नहीं कहा, उसने कहा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसके हिसाब से कैरी सही लिखा हुआ है, मतलब उसको सेंटेंस में कोई मिस्टेक नजर नहीं आई। लेकिन अब एक चीज ध्यान देनी है कि जो हम मेक पॉजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं बेयर इन्फिनेटिव, उसके लिए जो मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है। आप यहाँ देखो, देम जो है वो क्लीन वर्ब के डूअर है, देम जो है वो क्लीन करेंगे रूम को, तो इसलिए हमने बेयर इन्फिनेटिव लिखा है, एक्टिव मीनिंग कैरी करना है। लेकिन जब हमने यहाँ पे मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट रूम को बना दिया, तो रूम जो है वो क्लीन वर्ब का डूअर नहीं है, रूम क्लीन नहीं करेगा, तो हमने उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में पैसिव वॉइस में लिखा। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो हमने कंटेनर लिखा है वो कंटेनर कैरी नहीं करेगा, कंटेनर को कैरी किया जाएगा, ये देखो लिखा हुआ बाय हिज फ्रेंड्स। तो ये जो हमने यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी है पैसिव मीनिंग की होनी चाहिए, पैसिव मीनिंग बेयर इन्फिनेटिव का नहीं होता है, पैसिव मीनिंग पास्ट पार्टिसिपल का होता है, तो इस कैरी की जगह आंसर कैरीड आएगा। तो खैर उस बच्चे ने भी यही पूछा कि सर जी इसमें कैरिड आएगा कि जो बताया जा रहा है कैरी वही सही है? कैरिड ही आएगा बच्चे, बिल्कुल कैरिड आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है हितेन विल मेक द कंटेनर कैरिड बाय हिज फ्रेंड। तो ये जो एक क्वेश्चन था इससे हमने काफी चीजें समझी, काफी चीजें नई भी सीखने जानने को आपको मिली होंगी, काफी कुछ पुरानी है वो रिवाइज भी हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा आज वैसे तो मैं, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करें और ये जो आज हमने क्लास में पढ़ा इसके बढ़िया से अपने नोट्स बनाएं, बाकी पढ़ने की आदत डालें, अच्छी किताबें अपने पास रखा करें। और जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इस तरह ऐसा आ जाता है हमारा, देखो जब हम लर्नर होते हैं ना, तो एक तो हमारी ऐसी हालत आती है कि हम दिन में अगर 2 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे में हमने जितना सीखा होता है वो 2 घंटे में पढ़ी गई सारी चीजें हमने नई सीखी होती हैं। वो शुरुआती स्तर होता है कि हमें पहले से कुछ नहीं पता, जो हम पढ़ रहे हैं वो हम नए सीख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर एक ऐसा समय आएगा कि आप 2 घंटे पढ़ोगे और आपको लगेगा कि ये 2 घंटे में मैंने कुछ भी नया नहीं पाया, ये तो सारी चीजें मुझे पहले से पता थी, आती थी, उन्हीं का सबका रिवीजन हो गया। फिर पता चलेगा आप 6 घंटा पढ़ोगे तो 6 घंटे में 10-15 मिनट का आपको कंटेंट ऐसा मिलेगा जो आपको लगेगा हाँ ये कुछ आज नया सीखना जानना हुआ। तो शुरुआत जब होती है ना, तो शुरुआत में तो हम जितना पढ़ते हैं सब हमारा सीखना ही सीखना सीखना ही सीखना होता है, जितना पढ़ लो उतने सीख रहे हो। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, एक स्तर ऐसा आता है कि फिर बहुत सी चीजें आपने सीख रखी होती हैं ऑलरेडी, जब आप उन्हें दोबारा पढ़ते हो तो वो सीखना नहीं होता, रिवीजन कह सकते हैं बट वो सीखना नहीं होता। तो फिर प्रोग्रेस कैसे होगी? सीखना बंद, काम खत्म। जो सीखना बंद कर दे रहा है फिर वो लर्नर नहीं है, फिर वो डेड हो गया। एज अ लर्नर डेड हो गया, एज अ ह्यूमन बीइंग तो जिंदा रहेगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस तो चलती रहेंगे, बट एज अ लर्नर वो डेड हो गया जिसका सीखना बंद हो गया। तो हमारा सीखना होता रहे इसके लिए हमें फिर एक स्तर आ जाता है, फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना कम सीखने को मिलता है। तो रेगुलर पढ़ा कीजिए, कम से कम जो क्लासेज में पढ़ा देंगे वो तो याद रह ही रहे, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब कुछ नया पढ़ेंगे।